बताना चाहता है क्या? मे बी एवरी सिस्टम हैव एन डिफरेंशियल कंपोनेंट। कोई भी अगर सिस्टम है, अगर हम बात करते हैं रिलेटेड टू द प्लांट्स, तो प्लांट्स में कौन सी सिस्टम है? वाटर वैस्कुलर सिस्टम, वाटर एब्जॉर्बिंग सिस्टम, कि वाटर एब्जॉर्ब करने वाला या पूरी प्लांट में पानी को, वाटर को सर्कुलेट करने वाला, जिसे वाटर वैस्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है। और यहाँ अगर हम पढ़ रहे हैं तो रिगार्डिंग टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम बात करते हैं वाटर एब्जॉर्बिंग सिस्टम। तो इस सिस्टम में जो भी कंपोनेंट्स है, उन कंपोनेंट्स में प्रेजेंट जो ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल्स है, उन मॉलिक्यूल्स को भी अपनी अपनी एक खास तरह की एनर्जी होती है, तो जिसे फ्री एनर्जी कही जाती है। यानी रिगार्डिंग टू सच ए सिस्टम और रिगार्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ एन थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स के जो अकॉर्डिंग टू रूल्स है या जो भी प्रिंसिपल है, उसके अनुसार कहा जाता है कि अगर कोई भी सिस्टम होती है तो सिस्टम में जितने भी कंपोनेंट्स होती है, उन कंपोनेंट्स के हर एक जो छोटे छोटे ईच एंड एवरी स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स होते, उन मॉलिक्यूल्स को अपनी अपनी एक फ्री एनर्जी होती है। अब ये फ्री एनर्जी कहाँ से आती है? मे बी वी हैव टू नो दैट अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी देयर मे बी इन अ सराउंडिंग एनवायरनमेंट some of the energetic gradients which can be repel its own energy to the other molecules। कि हमारी इस अर्थ पर ग्रेविटी की वजह से कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन मॉलिक्यूल्स में अपने आप में एनर्जी रिले करने की भी एबिलिटी होती है। तो कोई मॉलिक्यूल जब एनर्जी रिले करता है तो यही एनर्जी जब रिले हो गई यानी फ्री एनर्जी हो गई, तो यही फ्री एनर्जी अदर जो एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं या करीबी कुछ कंपोनेंट्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? इसी एनर्जी को अपनी तरफ एब्जॉर्ब करते हैं। तो उस समय उन मॉलिक्यूल्स की इस एनर्जी को क्या नाम दिया जाता है? फ्री एनर्जी। तो मे बी कंसिडर टू ये जो फ्री एनर्जी उन मॉलिक्यूल्स के पास होती है, ये उन सिस्टम को वर्क कैरी ऑन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो कहा जाता है कि मे बी एवरी कंपोनेंट ऑफ एन सिस्टम इज हैविंग अ डेफिनाइट अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी विच इज यूज्ड टू डू वर्क, कि उसको जो भी काम करना है उस काम करने के लिए एक फ्री एनर्जी होती है। उसी फ्री एनर्जी की वजह से द ऑस्मोटिक मूवमेंट ऑफ वाटर, की इसी एनर्जी की वजह से अपने आप में वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। अब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? कि जहाँ पर पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है वहाँ से वो खुद को ही ट्रांसपोर्ट करता है। किस तरफ? जिस तरफ पानी की क्वांटिटी कम होती है। सो कंसिडर्ड एज हायर कंसंट्रेशन एंड द लोअर कंसंट्रेशन। तो वाटर मॉलिक्यूल्स की जो भी मूवमेंट है, हर किसी चीज़ को हम पहले भी बोल चुके हैं और हम भी रियलाइज़ कर चुके हैं कि अगर हमें कोई काम करना है या हर किसी चीज़ को काम करना है तो उसे क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तीन वाटर मॉलिक्यूल्स को भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने के लिए क्या चाहिए? एक डिनोटेड डिफिनेटिव अमाउंट ऑफ एनर्जी। कैसी एनर्जी है ये? फ्री एनर्जी है। तो में भी कहा जाता है कि सच फ्री एनर्जी पर मॉलिक्यूल in a chemical system is considered to be as first the chemical potential। यही इस केमिकल सिस्टम में ये जो केमिकल है, इस केमिकल की जितनी भी मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स में जितनी भी अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी है, उस फ्री एनर्जी को क्या कंसिडर करो होता है? केमिकल पोटेंशियल। बट सच केमिकल पोटेंशियल इज इक्वल टू वी हैव डिफाइंड एज वाटर पोटेंशियल एंड डिनोटेड बाय लेटर एज द साइन। Why? Because water is one of the chemical। वाटर भी कौन है? केमिकल ही। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, अगर इसका डायरेक्ट डेफिनेशन अगर हमें लिखना है तो हम क्या बोल सकते हैं? द फ्री एनर्जी पर मॉलिक्यूल इन अ वाटर सिस्टम इज नोन एज टू बी द वाटर पोटेंशियल। ओके, अब यहाँ पर बात खत्म नहीं होती। अगर काउंट करते हैं तो कहा जाता है ऑन एन एवरेज इस वाटर मॉलिक्यूल की अगर कोई फ्री एनर्जी होती है तो कंसिडर्ड एज काउंटेड फर्स्ट भी निग्लिजिबल एज द जीरो। पहले कैसी होती है? निग्लिजिबल होती है, जीरो होती है। पर जैसे जैसे इसमें कोई ग्रेडियंट अगर ऐड होता है तो उस समय में अगर ऐड होता है तो आप लोग क्या गेस क्या करोगे कि ये जो वाटर पोटेंशियल है इसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? इंक्रीज होनी चाहिए? नो, डिक्रीज होगी। क्यों? तो वाटर मॉलिक्यूल्स कम होते चले जाएंगे और जो ऐड होने वाला है ग्रेडियंट, उस ऐड होने वाले ग्रेडियंट की कंटेंट बढ़ती चली जाएगी, जिस वजह से वाटर पोटेंशियल अपने आप
वाटर अपने आप से दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट होता है हायर टू द लोअर कंसंट्रेशन, जिस समय में अपने अंदर से वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ साथ इनग्रेडिएंट्स को लॉस करता है दूसरे तरफ, जब दे देता है रिमूव करता है, तो उस समय उस वाटर की जो पोटेंशियल होती है वो पोटेंशियल 0 से बढ़ती हुई इंक्रीज होती है और पॉजिटिव में चली जाती है। क्या कहा मैंने? इनिशियली वाटर पोटेंशियल निग्लिजिबल यानी 0 मानी जाती है, पर अगर कोई ग्रेडियंट उसमें ऐड होता है, चलो फॉर एन एग्जाम्पल बता दें। मैंने ये एग्जाम्पल कई बार कई अलग अलग तरीके से रिपीट भी किया है। मैंने कहा कि अ ग्लास ऑफ वाटर है जिसमें हम लोग लेमन जूस डालते यानी ग्रेडियंट ऐड हुए, तो वाटर डिस्पर्स हुआ, वाटर के मॉलिक्यूल्स फैले, यानी उसकी जो फ्री एनर्जी है वो फ्री एनर्जी इन इनकमिंग वाले ग्रेडियंट को लेने के लिए क्या होती रही है? कम हो रही है, लॉस हो रही है। किसी को ऐड करने के लिए ये जो वाटर पोटेंशियल है कम हो रही है, तो उस वजह से कैसी होगी? वो बोलता है निगेटिव में चली जाएगी। सो मैंने क्या कहा? इनिशियली वाटर पोटेंशियल इज 0, 1 मार्क क्वेश्चन और MCQ। इफ एडिंग ऑफ एन सम ऑफ द सॉल्ट ग्रेडियंट इनटू द वाटर एट दैट टाइम द वाटर पोटेंशियल इज टू बी द निगेटिव, उस समय वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। ओके, यही पोटेंशियल ऑफ वाटर अगर काउंट करते तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, जैसे जैसे जिन जिन साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया, अकॉर्डिंग टू दैट किसने इसे बार्स में काउंट करने की कोशिश किया, किसी ने इसे पास्कल एज अ मेजरिंग यूनिट, और कोई इसे एटमॉस्फेयर ATM में काउंट करता है। तो मे बी 3 यूनिट इसमें पाए जाते, बार्स में भी पास्कल एंड द ATM दैट इज एटमॉस्फेयर। जैसे हम लोग डिस्टेंस काय में काउंट करते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, बिल्कुल उसी तरीके से अकॉर्डिंग टू रिसर्च और द मे बी नॉलेज ऑफ एन साइंटिस्ट द वाटर पोटेंशियल काउंटेड इन समटाइम्स एज द बार्स, काउंटेड इन पास्कल्स और मे बी द एटमॉस्फेयर। 1 मार्क क्वेश्चन और द MCQ। चलो उसके बाद देन दिया है कि जब भी इसकी जो वाटर पोटेंशियल अगर निगेटिव होती है और यही वाटर अगर सपोज टू बी हायर कंसंट्रेशन से कहाँ बहते चला जाता है, तो ट्रांसपोर्ट टुवर्ड द लोअर कंसंट्रेशन एट दैट टाइम अगेन लेस, सो वाटर पोटेंशियल इज टू बी द लेस निगेटिव। पहले से ऑलरेडी उस वाटर में कोई ग्रेडियंट ऐड हो रहा है, तो ऐड होती मैंने क्या कहा? क्या होता है? इसकी वाटर पोटेंशियल निगेटिव होती है। फिर से इन एडिंग वाले सॉल्ट कंसंट्रेशन के साथ ये पानी फिर से अपनी एक हायर कॉन्सेंट्रेटेड पार्ट से मूव करता हुआ किसी दूसरे को देने जा रहा है, बांटने जा रहा है, तो उस समय में जो उसकी मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विद सॉल्ट ग्रेडियंट्स होती है, वो अगर दूसरे में जाके वो अपने साथ सॉल्ट को लेके किसी दूसरे में जाके ऐड होने जा रहा है, तो ऑल्सो अगेन में भी वाटर पोटेंशियल इज लेस निगेटिव। निगेटिव से और क्या हो रहा है? लेस निगेटिव हो रहा है। तो मे बी कंसिडरेशन में कहा जाता है कि अगर इसी तरीके से हायर कंसंट्रेशन से वाटर लोअर कंसंट्रेशन जाता है, तो उस समय में अपने आप में इसकी जो वाटर पोटेंशियल है ये एक तो मे बी डिपेंड ऑन अ कंडीशन 0 अदरवाइज निगेटिव और द लेस निगेटिव। तो इस तरीके से उसकी वाटर पोटेंशियल अपने आप में खुद ब खुद चेंज होती रहती है। फिर एक लास्ट रिगार्डिंग टू सेंटेंस उसने कहा है कि जब भी हमने कहा है कि वाटर may be transported from higher concentration to the lower concentration, that is considered that from one side cytoplasm to the another cytoplasm, but across with the help of plasmodesmata. What is it? प्लाज्मोडेस्मेटा से ही वो क्या करता है? अक्रॉस यानी एक से दूसरे में बह के जाता है। अब ये प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कंसिडरेशन में। हम पहले भी 11th में पढ़ चुके थे कि मे भी अगर कोई सेल होती है तो मे भी कंसिडरेशन में आ रहा है डायग्राम आ रहा है। तो मे भी कोई अगर सेल होती है और अगर ये प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में एज न्यूक्लियस होता है, मे भी उसके अकॉर्डिंग टू चारों ओर पेरिफेरली सेल मेम्ब्रेन होती है, पर प्लांट सेल है उसमें भी अक्रॉस एज पेरिफेरली कौन होता है? सेल वॉल होता है, राइट। तो हमने पढ़ा है कि सेल वॉल जो होता है वो फ्रीली परमेएबल होता है, राइट। यानी कोई भी चीज़ अकॉर्डिंग टू बिना रोक टोके, बिना सिलेक्टिवली, बिना सेमी सिलेक्टिवली इजीली पास ऑन कर सकता है। लेकिन अगर मे बी जस्ट बिलो दैट सेकेंड लेयर जिसे हम नाम देते हैं सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन एक तो सेमी परमेएबल होता है, अदरवाइज सिलेक्टिव
कहा है कि ये लिपिड बाय लेयर की होती है। चलो कुछ आपको इस तरीके से याद आता होगा, ये ऊपर वाली एक लेयर लिपिड की और नीचे वाली एक लेयर होती है मे बी लिपिड की। इस तरीके से जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल मेम्ब्रेन, या जिसे कभी कभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम देते हैं, इस तरीके से बाय लिपिड लेयर यानी ये एक लिपिड लेयर और ये दूसरी लिपिड लेयर, इस तरीके से दो लिपिड लेयर की ये मेम्ब्रेन बनी होती है, कौन? सेल मेम्ब्रेन। अब ये सेल मेम्ब्रेन जस्ट प्ले समटाइम्स एज अ फ्रीली permeable but to do as some lesser content of the small molecules, but there may be have an pass on the greater content of an fluid or the gradient only and only through one of the proton channel, one of the concentrated gradient channel. So how to be in between that lipid barrier there may be presence of an protein molecule. कुछ याद होगा तो देखिए, हमने ऐसा कुछ स्ट्रक्चर पढ़ चुके थे। कंसीडर करते हैं कि ये साइटोप्लाज्म की अंदर वाली साइड है, कंसीडर करते हैं कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर वाली साइड है, यानी सेल के बाहर। सेल के बाहर अगर वाटर मॉलिक्यूल से इन बिटवीन मे बी सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल से तो पानी अंदर आ चुका है, लेकिन यहाँ वाटर मॉलिक्यूल आने के बाद अब इसे कहाँ एंट्री करना है? इनसाइड एज द साइटोप्लाज्म। तो कैसे जाता है? वो बोलता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना है, यानी पानी बाहर ज़्यादा और अंदर कम है, तो उसे अगर अंदर जो कम कंसंट्रेटेड है उस तरफ अगर उसे जाना है तो अक्रॉस द कैसे जाता है? प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा किसे कहेंगे? तो इस तरीके से इस लिपिड बाय लेयर में एक तरह का खास बड़ा सा ग्रेडियंट होता है जिसे मे बी प्रोटीन मॉलिक्यूल कहते हैं, जो कि दो प्रकार की होती है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। कुछ अगर आपको रिमेम्बर आता होगा तो मे भी इस तरीके से अपने आप में ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है इस तरीके से एक छोटी सी चैनल बना लेता है, लाइक दिस। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल अपने आप में कैपिलरी ट्यूब की तरह, एक कैपिलरी पैसेज की तरह, बहुत ही सूक्ष्म तरह की एक पतली सी पैसेज होती है, जगह होती है, कैनल बोल सकते हैं। सबसे पहले तो ये सिलेक्टिवली यहाँ पर पैकेज में होती है, क्लोज होती है, पर अगर वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ से एंटर करना है तो डिसाइड करता है इंटरनली एज वाटर इज इन हायर कंसंट्रेशन और द लोअर कंसंट्रेशन। अंदर साइटोप्लाज्म में पानी ज़्यादा मात्रा में है कि कम मात्रा में? अगर ज़्यादा मात्रा में है तो वो अपने आप में यहाँ से पानी एंट्री करने नहीं देगा, ये यहाँ की ऑयलिक जो चैनल है वो खुद ब खुद ओपन नहीं होगी। पर अगर साइटोप्लाज्म में वाटर कंसंट्रेशन अगर कम है, लेस है, तो खुद ब खुद ये जो लिपिड बाय लेयर और प्रोटीन मॉलिक्यूल जो इसका सेल मेम्ब्रेन है, जिसे अब हम बोलेंगे सिलेक्टिवली एज द परमिएबल और द सेमी परमिएबल, ये खुद ब खुद यहाँ की जो एक ऑयलिक ग्रेडियंट वाली जो क्लोज डोर जो बोलेंगे वो खुल जाती है और पानी यहाँ से धीरे धीरे बहता हुआ कहाँ एंटर करेगा? इनसाइड द साइटोप्लाज्म। तो जिस समय में ये प्रोटीन मॉलिक्यूल खुद ब खुद एक तरह का पोर, प्लाज्मोडेस्माटा, plasmocytoplasm, desma has to be behaved as one of the passage, meta as the pore opening। एक तरह का ये खुद ब खुद ही इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होती है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जिसे हम पढ़ चुके हैं एक्वापोरिन्स, मैंने बताया था इसमें कंसंट्रेशन ऑफ एन फैकल्टेटिव एब्जॉर्प्शन में, तो जिसमें कहा था कि सेल मेम्ब्रेन में एक्वापोरिन्स होते हैं, तो इट इज में भी जस्ट लाइक एन एक्वापोरिन्स। ये एक्वापोरिन्स ही है जो एक्वा यानी पानी को, पोरिन्स पोर छेद की तरह इस एक्वायस को क्या आने देते हैं? एंटर इनसाइड, अंदर आने देते हैं। यही एक्वापोरिन्स उस समय में खुद ब खुद इस सेल मेम्ब्रेन में सेमी परमिएबिलिटी बिहेवियर शो करने के लिए या सिलेक्टिवली परमिएबल बिहेवियर शो करने के लिए खुद ब खुद क्या बन जाते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा बन जाते हैं। और इन्हीं प्लाज्मोडेस्माटा से वाटर क्या करता है? मे बी हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड द लोअर कंसंट्रेशन ट्रांसपोर्ट होता है या मूव करता चला जाता है। कभी कभी इन दो लिपिड मॉलिक्यूल के बीच में ये छोटी सी जो गैप होती है जिसे ये टेल कहे जाते हैं और ये हेड, इनके बीच में भी वाटर मॉलिक्यूल पास ऑन करके अगर छोटे आकार की है तो पास ऑन करके धीरे धीरे यहाँ छोड़ा जाता है, बट इट इज़ इन अ सो लिटिल कंटेंट। ये बहुत ही कम मात्रा में ऐसा होता है कि जहाँ से
प्रेशराइज करके खुद ब खुद वाटर मॉलिक्यूल अगर उसे टकरा रहा है, प्रेशराइज कर रहा है उसे, तो प्रेशराइज करते ही यहाँ की क्या भी रेसिस वाटर मॉलिक्यूल से बढ़ जाती है और वो खुद अकेला ही एंटर कर जाता है, पर दूसरा नहीं आ पाता। पर कुछ कंटेंट ऑफ कंसंट्रेशन में, एक खास कंसंट्रेशन में अगर वाटर को इनसाइड साइटोप्लाज्म लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स के जो वाटर में से वाटर मॉलिक्यूल्स है उन्हें अगर ट्रांसपोर्ट करना, मूव करना है, तो इट में बी जस्ट अक्रॉस थ्रू द प्लाज्मोडेस्मा। कंसीडर, चलो इतना समझ में आया है, आपको कोई डायग्राम वगैरह नहीं देनी है या आपकी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। लेटर एक छोटा सा इशू दिया है, क्या दिया है? फैक्टर अफेक्टिंग ऑन वाटर एब्जॉर्प्शन। किस समय में वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा या ऐसे कौन से फैक्टर्स है, कौन सी ऐसी एलिमेंट्स है जिनकी वजह से रूट्स, प्लांट्स की जो रूट्स है वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट वन इज प्रेजेंस ऑफ एन कैपिलरी वाटर इज इसेंशियल। हमने पढ़ा है कि 4 प्रकार के वाटर होते हैं, कौन से? एक हमने कहा है ग्रेविटेशनल वाटर, दूसरा कहा हाइड्रोस्कोपिक, तीसरा कहा है कंबाइंड और चौथा कहा है कैपिलरी। पर इसमें से अगर रूट्स हाइड्रोस्फीयर से अगर वाटर एब्जॉर्ब करता है तो कौन सा वाटर एब्जॉर्ब होता है? कैपिलरी। यानी पहली सेंटेंस हमें क्या बताता है? इफ देयर इज नथिंग टू प्रेजेंस ऑफ एन कैपिलरी वाटर सो देन मे बी अफेक्ट एज द वाटर एब्जॉर्प्शन। यस, बराबर है कि अगर मिट्टी में कैपिलरी वाटर ही अवेलेबल नहीं रहा, प्रेजेंस नहीं रहा, तो शायद वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। पहली फैक्टर। दूसरी फैक्टर, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन इज में भी मैक्सिमम एट सॉइल टेम्परेचर बिटवीन 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। यस, जैसे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होता है वैसे मिट्टी का भी अपना ओन टेम्परेचर होता है। पर उसने कहा कि किस समय में ज़्यादा से ज़्यादा रूट्स वाटर एब्जॉर्ब कर पाएंगे, जो एक अवेबिलिटी ऑफ टेम्परेचर इन सॉइल होगी, तो वो कौन सी है? 20 to 30 डिग्री। यानी सॉइल का टेम्परेचर अगर 20 to 30 डिग्री होगा तो ही वो रूट्स, प्लांट्स की रूट्स क्या कर पाएगी? वाटर एब्जॉर्ब कर पाएगी। अदरवाइज 20 से अगर लोअर होगा या 30 से अगर मोर होगा तो एट दैट टाइम लेस एब्जॉर्प्शन और नथिंग टू बी एब्जॉर्ब द वाटर। चलिए तीसरी, मे बी हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स इन सॉइल वाटर रिड्यूस द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जैसे एक सिंपल सी बात बताते हैं कि हमारा ब्लड अगर गाढ़ा हो जाए तो क्या हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो पाएगा? तो वही यहाँ बताया उसने कि जो भी कैपिलरी वाटर है या जो भी वाटर अवेलेबल है एब्जॉर्प्शन के लिए, अगर गलती से उस वाटर में सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो पानी गाढ़ा हो जाएगा। ऐसे गाढ़े पानी को रूट्स, प्लांट्स के रूट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। यानी उसने कहा है देयर इज मे बी प्रेजेंस ऑफ एन हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स। अगर उस पानी में हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट रही तो इट इज नॉट टू बी अवेलेबल फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। तो मतलब हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ये ऐसी एक फैक्टर है जो शायद वाटर एब्जॉर्प्शन पर क्या करेगी? अफेक्ट करेगी। चलो चौथी दी है पुअरली एरेटेड सॉइल शोज द पुअर एब्जॉर्प्शन रेट। कैसे? अगर ऐसी मिट्टी है जिस मिट्टी में पार्टिकल्स एक दूसरे से टाइटली पैक्ड है, बंधे हुए हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं कि चिक्कट माटी, चिक्कड़ माटी, जो अपने आप में अच्छी खासी चिपक जाती, जिसमें एयर वैक्यूम्स नहीं होती या एयरेटेड सॉइल नहीं होती। ऐसी सॉइल में एयर को ही जाने के लिए अगर जगह नहीं रही तो ऐसी मिट्टी में शायद कैपिलरी वाटर भी खुद ब खुद एयर की वजह से वैक्यूम नहीं हो पाती, एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। और अगर ऐसी मिट्टी में जहाँ एयर ही खुद परकोलेट नहीं हो पाता, ऐसी मिट्टी से वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता। कैसे? चलो इक्वलाइज एग्जांपल देखते हैं। आपने कभी कहीं पर जूस पिया, शरबत पिया है, कुछ ऐसे ड्रिंक पिए हैं जिसमें स्ट्रॉ डाल के हम लोग पीते, बराबर है? तो स्ट्रॉ डालने के बाद खुद ब खुद स्ट्रॉ से क्या वो खुद ब खुद पानी चढ़ना शुरू हो जाता है क्या? या जो भी ड्रिंक होती है या जो भी शरबत बोलेंगे या जो भी जूस होता है खुद ब खुद चढ़ता है क्या स्ट्रॉ डालते ही? नहीं। तो क्या करते हैं हम लोग? खुद वैक्यूम से, एयर से उसे वैक्यूमाइज करते, सक करते, तब वो चढ़ के हमारे मुंह में आता है, राइट? बिल्कुल उसी तरीके से अगर मिट्टी अच्छी खासी एरेटेड होगी तो ही रूट जिस समय में उसे एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे तो ही वाटर एब्जॉर्ब हो पाएगा। यानी मिट्टी कैसी चाहिए? एरेटेड चाहिए। मे बी पुअरली एरेटेड अगर रही तो शायद वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ये चौथी फैक्टर। पांचवी दिया है इंक्रीज ट्रांसपिरेशन।
मे बी एक्सेलरेट द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द इरिगेटेड सॉइल। कहा जाता है कि सपोज टू बी इरिगेटेड सॉइल है, इरिगेटेड यानी जिसे हम बोलेंगे कंटिन्यूस मिट्टी में पानी है, कंटिन्यूस मिट्टी में पानी है, जिसे हम लोग मार्शी प्लेसेस या दलदल वाली मिट्टी बोलते, राइट। ऐसी मिट्टी में अगर पानी है और ऐसी मिट्टी में से, ऐसी इरिगेटेड सॉइल में से अगर वाटर को एब्जॉर्ब करना है, पर में भी क्या है बोलता है हाई टेम्परेचर की वजह से ट्रांसपिरेशन इतना हो रहा है जिसकी वजह से ये रूट्स खुद ब खुद ही वाटर एब्जॉर्प्शन को रोक देंगे। यानी व्हाट इज मीन बाय द वाटर ट्रांसपिरेशन? एक्सेस कंटेंट ऑफ द वाटर विच कैन बी वेपराइज्ड ड्यू टू द सनलाइट फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम द लीव्स और द प्लांट बॉडी। एक तो प्लांट बॉडी से या लीव्स से, पत्तों से, इनकी प्लांट्स के अंदर जो एक्सेस वाटर होता है, ये एक्सेस वाटर खुद ब खुद ट्रांसपायर होना शुरू हो जाता है, भाप के स्वरूप में उड़ना शुरू हो जाता है। अगर जिन पौधों में, जिन प्लांट्स में इस तरीके से क्यों होता होगा, तो मे बी इन एनवायरमेंट देयर में बी अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ एन अ हीट, कि हीट एनवायरमेंट में ज़्यादा होगी, हॉट टेम्परेचर होगा, और जिस वजह से उन प्लांट से खुद ब खुद पानी क्या हो रहा है, ट्रांसपायर हो रहा है, भाप बन के उड़ते चला जा रहा है। तो खुद ब खुद रूट्स ही उस समय में वाटर एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया को क्या कर देगा, रोक देगा। तो कहा जाता है कि जहाँ पर हायर ट्रांसपिरेशन होगा, यानी पांचवी फैक्टर क्या है, हायर ट्रांसपिरेशन रेट, जहाँ पर ट्रांसपिरेशन रेट ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से खुद ब खुद वाटर एब्जॉर्प्शन पर क्या होगा, अफेक्ट होगा, खुद ब खुद वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। कंसीडर कितनी फैक्टर है, 5। पहली फैक्टर क्या है, प्रेजेंस ऑफ वाटर, कैपिलरी वाटर इसेंशियल चाहिए, होना ही चाहिए। दूसरा, में भी अगर टेम्परेचर 20 to 30 डिग्री है तो ही वाटर एब्जॉर्प्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तीसरा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स इन सॉइल वाटर, अगर पानी में ही ज़्यादा सॉल्ट्स है तो वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। चौथा, पुअरली एरेटेड अगर सॉइल है, सॉइल में अच्छी खासी एयर परकोलेट नहीं हो पा रही है तो में भी वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। पांचवा दिया कि इंक्रीज ट्रांसपिरेशन है, वो ट्रांसपिरेशन रेट हाइयर है तो रूट्स खुद ब खुद वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं करेंगे। यानी कंसीडरेशन में ऐसी ये जो हमने डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो पढ़े हैं कुछ फैक्टर्स, दैट फैक्टर्स विच कैन बी अफेक्ट्स ऑन अ वाटर एब्जॉर्प्शन। चलो नेक्स्ट है, बहुत ही छोटी सी टॉपिक से, छोटी सी डेफिनेशन से, एक है प्लाज्मोलाइसिस और दूसरी है डीप्लाज्मोलाइसिस। ओके, हम अभी जिस प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके एक्सोऑस्मोसिस और द एंडोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस का मतलब होता है कि अंदर अगर वाटर कंटेंट ज्यादा है तो वो खुद ब खुद कहाँ छोड़ देता है, एक्सो यानी आउटसाइड द सेल और आउटसाइड द साइटोप्लाज्म। अगर अंदर पानी ज़्यादा है और पानी को अगर ज़्यादा से ज़्यादा बाहर छोड़ा जा रहा है तो अंदर पानी की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे ही पानी की मात्रा कम हो जाएगी वो सेल खुद ब खुद श्रिंकेन होना शुरू हो जाएगी, चपटी होना शुरू हो जाएगी, जिसे नाम देते हैं फ्लैसिड। सेल कैसी हो जाएगी, फ्लैसिड हो जाएगी। यानी प्लाज्मा से वाटर कंसंट्रेशन, अब वाटर नहीं रहा ना, साइटोप्लाज्म में अगर पहुंच चुका है वो भी तो प्लाज्मा ही हुआ ना। अगर प्लाज्मा लाइसिस करता है, कम होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज टू बी द प्लाज्मोलाइसिस। उसे क्या कहेंगे हम, प्लाज्मोलाइसिस। और प्लाज्मोलाइसिस सिर्फ किसकी वजह से हो सकता है, एक्सोऑस्मोसिस की वजह से। और सेल खुद ब खुद क्या हो जाएगी उस समय में, श्रिंक नहीं बोलते हमारी इस समय हमारे सिलेबस की लैंग्वेज में उसे क्या नाम देते हैं, फ्लैसिड। सेल कैसी हो जाएगी, फ्लैसिड हो जाएगी। ओके, तो मे भी अगर साइंटिफिकली इसे डिफाइंड करना है तो एक्सोऑस्मोसिस इन अ लिविंग सेल व्हेन प्लेस्ड इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड द प्लाज्मोलाइसिस। कहा जाता है कि सपोज सेल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखी गई है। अब आपको हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पर थोड़ा सा बता दें। सपोज टू बी ये कोई पेट्री डिश है, पेट्री डिश समझ में आती है ना, एक छोटी सी कांच की कोई एक बस्सी जिसे बोलेंगे, ऐसी कुछ है जिसमें हमने एक सेल रख दिया है, हाइपरटोनिक है, हाइपरटोनिक है मतलब जिसमें वाटर कम है, वाटर कैसा है, लेस है, और सॉल्ट्स कैसे हैं, मोर है, सॉल्ट्स कैसे हैं, मोर है। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो जिसे हाइपरटोनिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक। अगर वाटर लेस है इस अंदर में तो इस सेल के अंदर का पानी क्या हो जाएगा, एक्सोस्मोसिस होगा। व्हाई, बिकॉज
ability of an water which can be transported from higher concentration to the lower concentration. तो पानी की मात्रा कहाँ कम है, बाहर कम है, पर अंदर ज्यादा है. तो अंदर से पानी की मात्रा एक्सोस्मोसिस से छोड़ के अगर यहाँ छोड़ी जाएगी बाहर, आउटसाइड द सेल छोड़ी जाएगी, तो दैट इज कॉल्ड एज टू वाटर प्लाज्मोलाइसिस, यानी प्लाज्मा लेस होते चला जा रहा है. तो उस समय में सेल कैसे हो जाएगी, फ्लैसिड. चलो उल्टा सोचो. When the cell which can be placed in a hypotonic solution and due to endosmosis, उल्टा क्या हो जाएगा, water is more and salt is less. तो यहाँ पानी ज्यादा है और सेल के अंदर अगर कम है, ऑलरेडी सेल फ्लैसिड है, अब वाटर कहा जाएगा, एंडोस्मोसिस हो रहा है. एंडोस्मोसिस यानी इनसाइड द सेल, मूव द वाटर विच कैन बी फ्रॉम आउटसाइड इनसाइड द सेल. ठीक है, कि सेल के अंदर जाएगा, प्लाज्मा के अंदर जाएगा, प्लाज्मा के अंदर जाएगा, यानी वाटर कंटेंट अब कहाँ बढ़ रही है, प्लाज्मा के अंदर बढ़ रही है, राइट. यानी प्लाज्मोलाइसिस नहीं हो रहा है, प्लाज्मोलाइसिस डिक्रीज हो रहा है, प्लाज्मा की कंटेंट इंक्रीज हो रही है. दैट इज कॉल्ड एज टू बी व्हाट, डीप्लाज्मोलाइसिस. किसकी वजह से, एंडोस्मोसिस की वजह से. अगर पानी की मात्रा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रही है, बाहर पानी की मात्रा ज्यादा और अंदर कम है, तो अंदर प्रवेश करती चली जा रही है. इसकी वजह से, एंडोस्मोसिस की वजह से. तो सेल ऑलरेडी कैसी हो चुकी थी, प्लाज्मोलाइसिस की वजह से फ्लैसिड. अब ये क्या होगी, फूलेगी, यानी टर्जिड होगी, सोलन होगी. कंसीडर्ड, श्योर. चलो इतना समझ में आया व्हाट इज मीन बाय द प्लाज्मोलाइसिस एंड व्हाट इज मीन बाय द डीप्लाज्मोलाइसिस. पर आपको दिमाग में रखना है, प्लाज्मोलाइसिस ड्यू टू एक्सोस्मोसिस एंड डीप्लाज्मोलाइसिस ड्यू टू एज द एंडोस्मोसिस. श्योर. चलो अब नेक्स्ट है, इसमें कभी कभी 1 मार्क के लिए, कभी 2 मार्क्स के लिए डायरेक्ट लेते हैं. इसमें देयर आर द पाथवेज ऑफ द वाटर एब्जॉर्प्शन. अब वाटर एब्जॉर्प्शन कौन कर रहा है, हम बार बार बोल रहे, रूट ही तो कर रहा है, बराबर है. वन ऑफ द ऑर्गन ऑफ एन प्लांट विच इज जस्ट टू बी इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज ओनली एंड ओनली द रूट. तो यहाँ हर बार हम रूट नहीं बोलते, रूट एब्जॉर्ब द वाटर, रूट एब्जॉर्ब द वाटर नहीं. तो हम यहाँ पर गेस करेंगे, है हमारे दिमाग में कि पाथवे है, 2 रास्ते, सॉरी यहाँ पर कुछ रास्ते हैं, इसके लिए वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए. तो वाटर एब्जॉर्प्शन कौन कर रहा है, हमारी माइंड में कौन कर रहा है, रूट्स कर रहा है. यानी वाटर एब्जॉर्प्शन किससे हो रहा है, थ्रू द रूट से ही हो रहा है, राइट. ओके, तो पाथवे पढ़ना है, तो यहाँ पर मेनली 2 पाथवेज है. कितने पाथवेज पढ़ना है हमें, 2 पाथवेज पढ़ना है. एक कहा जाता है एपोप्लास्टिक और दूसरा कहा जाता है सिम्प्लास्टिक. अब एपोप्लास्टिक कैसे और सिम्प्लास्टिक कैसे, तो उसको एक कंसीडरेशन में एक डायग्राम पढ़ेंगे, उस डायग्राम से हमें कंसीडर करना है कैसे. सबसे पहले तो हमने जस्ट आपको याद होगा इस तरीके से मेन रूट पढ़ा था, याद है क्या, ये उसकी रूट क्या कहा था हमने. इसमें एक खास तरह का स्पेसिफिक रीजन होता है, हमने कहा था कि इस स्पेसिफिक रीजन में छोटी छोटी सी ऐसी सिंगल सेल वाली इलोंगेटेड कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स निकलती है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, रूट हेयर्स नाम देते हैं, बराबर है. ओके, तो हमने कहा था कि इस रूट हेयर से भी वाटर एब्जॉर्प्शन किया जाता है, वाटर एब्जॉर्प्शन किया जाता है, किससे, रूट हेयर से. ठीक है, ओके. उसके अलावा क्या ये जो सरफेस है रूट का, क्या ये सरफेस खुद वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं करता क्या, यस, वो भी करता है, ये भी वाटर एब्जॉर्प्शन करता है. ठीक है, पर ये कौन है, रूट सरफेस है, ये कौन है, एज कंसीडर्ड टू बी द रूट सरफेस. चलो तो देखते हैं कि 2 तरीके से यहाँ वाटर एब्जॉर्प्शन हो रहा है. एक तो खुद जो मेन रूट है, उस मेन रूट की रूट सरफेस से हो रहा है, अदरवाइज एड विद द रूट हेयर से हो रहा है. अब रूट सरफेस से भी है और रूट सरफेस ये भी है, यानी
स्टेम की ऊपर वाली चारों ओर से एक छाल होती है बार, और बीच में स्पेसिफिक मेन वुड होती है, मेन लकड़ी। तो हमें इतना पता है स्टेम हो चाहे रूट्स हो, उसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम फॉलो करने के लिए दो कंपोनेंट्स होती है। कौन सी? एक जाइलम एंड द फ्लोएम। जाइलम क्या करती है? वाटर स्टोर करती है, और फ्लोएम क्या करती है? फूड स्टोर करती है, राइट। उसी आधार पर थोड़ा सा हम डायग्राम डालेंगे। ये खास तरह का लेयर माना जाता है जो भी इसमें एंडो कॉर्टेक्स और मे बी इपिकार्टेक्स को शो करता है। इसमें एक खास तरह की सेल्स इस तरीके से कोरिलेटेड करती है, जिसे कभी कभी पेरीसाइकल भी कहा जाता है। क्यों पेरीसाइकल? चारों ओर से बांध लेती है। शायद आपको कुछ याद होगा, हमने वॉस्कुलर बंडल्स निकाली थी। वेस्कुलर बंडल्स किससे बनती है? मे बी कॉन्जुगेटेड विद द जाइलम एंड द फ्लोएम, और उससे चारों ओर से घेरने वाली एक खास तरह की सेल्स की लेयर बन जाती है। तो दैट वही जो सेल्स की लेयर है, ये पेरीसाइकल है। इसके अंदर क्या चीज़ है? तो ये किसके अंदर का? ये मेन रूट का हिस्सा है, यानी हम बात कर रहे हैं इस तरीके से। ये जो मेन पार्ट है ये जाइलम और फ्लोएम वाला है, जाइलम प्लस फ्लोएम वाला, और ये उसका कोन है, कॉर्टिकल रीजन है, यानी एपिकार्टिक्स, ऊपर की छाल। तो अंदर क्या चीज़ है? तो अंदर इस तरीके से खुद ब खुद बढ़ती हुई बड़े से आकार में यहाँ पर फ्लोएम होती है। और यहाँ छोटे आकार की स्पेसिफिक सेल जो एक खास तरह की मैनर में एक दूसरे से अरेंज हो जाती है। आप खुद से देख सकते, कंसीडरेशन दोनों, यानी अंदर फ्लोएम है तो चारों ऊपर में कौन है? एज द जाइलम। ये क्या है? जाइलम, और ये क्या चीज़ है? फ्लोएम। ठीक है, जाइलम एंड द फ्लोएम। और इसके बाजू में अगर कोई पार्ट होती है तो एक खास तरह की सेल्स होती हैं जो अपने आप में इरेगुलर शेप एंड साइज में अरेंज होती है, जो उसकी बार बोल सकते हैं, उसकी छाल बोल सकते हैं, जिसे कॉर्टिकल रीजन या कॉर्टेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे हम उसे? कॉर्टिकल रीजन या कॉर्टेक्स। ये एक खास तरह की सेल्स एक लेयर बना लेती है ऊपर में, ये उसका कॉर्टिकल रीजन बोल सकते हैं। अब इन्हीं कॉर्टिकल रीजन के बाद यहीं से किसी एक सेल से खास तरीके से ऐसी ही ओरिएंट होती हुई रूट हेयर हम पढ़ चुके हैं। ये वैक्यूल होता है, इस वैक्यूल से फॉलो करता हुआ लाइकेज, इस तरीके से। ये उसके अंदर का प्लांट सेल के अंदर का वैक्यूल, ये सेल वॉल, ये सेल वॉल। सो इट इज में बी द रूट हेयर। ये कौन है? उसका रूट हेयर। कंसीडर। चलो, मैंने सिर्फ आज एक जस्ट रफ स्केच में डायग्राम बनाने की कोशिश की। कल फिर से हम लोग इस डायग्राम को और एक अच्छी तरीके से निकालेंगे, और इसके दो तरह से दो पाथवे हम लोग के जरिए पढ़ना है। एक कौन सा है? एपोप्लास्टिक पाथवे, और दूसरा कौन है? सिम्प्लास्टिक पाथवे। श्योर। हम जब भी अगर इन्हें डिफाइन करेंगे, इसे अंडरस्टूड करने की कोशिश करेंगे, तो सिर्फ वर्ड में इसे अंडरस्टूड नहीं कर सकते। जब तक हम लोग इस तरीके का कोई डायग्राम नहीं निकाल लेते, तब तक इनका पाथवे, यानी ये किस रास्ते